मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पता लगा लूँ। तो 2 3 4 एनालिटिकल टेक्निक साथ हम लोग यूज कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तब जैसे क्वेश्चन 9 है, इसका एक पार्ट हमने पहले भी किया था कि दोबारा भी कर लेते हैं इसको, और आगे भी इसमें देखते हैं कि इसमें एनएमआर से किस तरह से हमें पता लगेगा कि पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड एफ कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो the mass spectrum shows the mass to charge value for the m peak is 90. The ratio of the heights of m and m plus 1 peak are 22.1 and 0.7. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हमने कहा था कि एक तो m और m प्लस 1 पीक का जो रेशियो होता है वो आपने याद रखना है कि डेट इज 100:1.1 n, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो m पीक का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22.1, तो आप 22.1 100 के नीचे रखोगे, और m प्लस 1 पीक का दिया हुआ है 0.7, तो वो 1.1 n के नीचे रखोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी आ रही थी 3, तो इट मीन्स के इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स हैं। तो वो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ उसका। तो देखो जो m पीक होती है उसका जो mr उसने दिया हुआ है वो 90 दिया हुआ है, मतलब इस मॉलिक्यूल का जो पूरा मॉलिक्यूलर मास होगा वो 90 होगा। अब हमारे पास हमें पता है कि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, ये तो फिक्स हो गया है। अब इसमें वो मजीद कह रहा है कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो 3 कार्बन एटम होने का मतलब क्या है कि मैं 3 × 12, क्योंकि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 36 जो हो जाएगा हमारा, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, कार्बन की वजह से। तो 90 में से 36 माइनस कर देते हैं हम लोग, तो 54 रह जाएगा। अब 54 जो है वो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन का भी होगा और हाइड्रोजन का भी होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें 3 कार्बन है, तो हाइड्रोजन तो हरगिज 54 नहीं हो सकते। हाइड्रोजन तो बहुत कम होंगे, 3 या 4 या 5 6 से ज्यादा हाइड्रोजन आ नहीं सकते। तो ज्यादातर ऑक्सीजन की वजह से ये मास बन रहा होगा। तो ऑक्सीजन का मास हम कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर मैं 2 × 16 करूंगा तो ये हो जाता है 32, जो कि अभी भी 54 से कम है। तो मैं ऑक्सीजन एटम एटलीस्ट इतने लूंगा कि 54 से ऑब्वियसली छोटी वैल्यू आए, क्योंकि कुछ हाइड्रोजन भी होंगे, 54 से बड़ी वैल्यू ना आए। और अगर मैं 3 × 16 करूंगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 48। तो 48, अच्छा 4 करूंगा अगर, तो वो फिर मेरी वैल्यू जो है ना वो 54 से बड़ी हो जाएगी, वो 64 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन 4 एटम्स नहीं हो सकते, ऑक्सीजन 3 एटम्स होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू आ रही होगी ना वो हम ऑक्सीजन के लिए लेंगे। तो कार्बन तो ये हमारे पास 16 इसमें कहाँ से मिक्स में आया? ये 16 16 कहाँ बेटा से आया? एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। अच्छा। सही है। अच्छा, अब आपने ऑक्सीजन डिसाइड कर लिया, वो 3 एटम्स हैं, और कार्बन के भी 3 हैं। तो टोटल मास ऑक्सीजन की वजह से जो हो जाएगा वो 48, और कार्बन की वजह से 36 है। तो 36 + 48 हमारे पास वैल्यू बन जाती है 84। टोटल मास इसका 90 है, तो 84 - 90 करूंगा तो हमारे पास 6 बचेगा। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो इट मीन्स कि हमारे पास 6 हाइड्रोजन टोटल होने चाहिए। तो 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम इसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल लेंगे। नेक्स्ट वी हैव, आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ वाज ऑब्टेन। अच्छा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग एएस में पढ़ते थे तो उससे हमें जो है वो पता चलते थे क्या, फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं उस मॉलिक्यूल में। तो उसमें ये जो वैल्यू दी हुई होती है एब्जॉर्प्शन, अच्छा पीक, ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग या वीक पीक जो दी हुई होती है वो भी डाटा बुकलेट में लिखी हुई होती है। तो उसको देख के आपने इसके फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो उसके लिए डाटा बुकलेट आपको यूज करनी पड़ेगी। में ये, अच्छा डाटा बुकलेट में ये हेडिंग आपको मिलेगी इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। तो इसको अगर देखो क्वेश्चन को, अगर डाटा बुकलेट तुम लोगों के पास है तो सामने खोल लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार स्क्रीन आगे पीछे करूंगा तो तुम लोगों को थोड़ा मुश्किल होगी।
पहली एब्जॉर्प्शन दी हुई है 3350 पे, और वो कह रहा है कि जो पीक की अपीयरेंस है वो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे डाटा बुकलेट में इसमें 3350 पे देखना है कि एब्जॉर्प्शन किसकी होती है। तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेंगी 3350, वो एक तो यहाँ पे मिलेगा जो हमारा ये वाला है अमाइंस और अमाइड्स। अब इस मॉलिक्यूल में हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नाइट्रोजन तो कहीं पे था ही नहीं, तो ये जो 3350 वाली पीक है वो अमाइंस की या अमाइड्स की नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन ही नहीं था मॉलिक्यूल में, तो बात खत्म हो गई। तो इसको तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसके बाद जो दूसरी 3350 पे एब्जॉर्प्शन आपको मिल रही है वो देखो ओ OH वाले में मिल रही है आपको, नीचे इसमें और इसमें मिल रही है। तो इसमें हम लोगों को ये ओ OH की जो बॉन्ड की पीक हो सकती है वो किस किस वजह से मिल सकती है, या तो अल्कोहल हो सिंपल, या फिर हमारे पास क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH लगा हुआ होता है, क्या पता वो हो। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, 2500 से 3000 के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो जो दो दिए हुए ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल और फ्री अल्कोहल, इसका मतलब ये होता है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल मतलब तुम्हें पता है कि अगर अल्कोहल को आपने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। और फ्री अल्कोहल मतलब उसमें सिर्फ अल्कोहल है और कुछ चीज उसमें मिक्स नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भी नहीं है उसमें। तो इसमें हमारे पास, अच्छा इसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है पीक की, जो तुम्हारे पास अपेयरेंस है वो दी हुई है ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा यहाँ पे देखो, ये पीक्स को आपको वैल्यू तो दी हुई है ना, वो ये वाली है। एस इज फॉर, हमारे पास एस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ऊपर देखो की दी हुई है, और डब्ल्यू का मतलब होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग पीक तो है लेकिन 3350 कार्बोक्सिलिक एसिड की रेंज में तो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये वाली तो छोड़ दूंगा पहली वाली, क्योंकि वो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यू दी हुई है उसने वो दी हुई है 3350। अब 3350 तो 3000 से बड़ी है, उसकी रेंज जो है वो 2500 से 3000 के बीच में है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास इसके नीचे वाला दिया हुआ है एस जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग है, और फिर दूसरा जो है वो एस हमारे पास एस है एंड शार्प। अब वो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग कह रहा है, तो ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग में फिर हम लोगों को अल्कोहल लेना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों अल्कोहल हैं तो तुम कोई भी लिख सकते हो इसके अंदर। 3350 अगर मैं देखूं तो ये जो नीचे वाली जो है ना फ्री अल्कोहल, वो स्टार्ट ही 3580 से हो रही है। तो 3350 तो इस रेंज में भी हमारा लाई नहीं कर रहा है। तो इस एब्जॉर्प्शन की वैल्यू को देखते हुए फिर मुझे यही वाली चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल। मतलब आपने अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पर्पस होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है। तो नाउ यू आर श्योर के जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये ओ OH ही है, और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने इसमें फंक्शनल ग्रुप में टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, वो ओ OH बॉन्ड है, यहाँ पे ओ OH लिख दो इस तरह से। और फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल भी लिख सकते हो और सिर्फ ओ OH भी लिख सकते हो, वो दोनों एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जो दूसरी एब्जॉर्प्शन दे रहा है वो 2680 पे दे रहा है, जो कि वेरी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब 2680 पे अगर तुम बॉन्ड देखो तो 2680 जो तुम्हारा लाई कर रहा होगा वो ऊपर क्या कहते हैं, यहाँ भी होगा 2680, एक तो ऊपर होगा। अब डाटा बुकलेट सामने रखो वरना बहुत कंफ्यूजन रहेगी तुम लोगों को। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी होगा जो कि 2680 वैल्यू दे रहा है, और एल्कीन्स का भी हो सकता है वो, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है वो 2680। उसके ऊपर देखो तो 2680 कहीं नहीं है। अच्छा, 2680 जो है वो एक वैल्यू आपको यहाँ भी मिलेगी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, ओ OH, जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। 2680 की वैल्यू इसके बीच में भी आ रही है, और उसकी पीक जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड कह रहा है। ठीक है, हमें जो उसने एब्जॉर्प्शन दी है वो 2680 दी है, और अपेयरेंस ऑफ द पीक उसने वेरी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग बोली है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रॉड लिखा है, वहां पे उसने वेरी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ, बात तो वही है ना, ब्रॉड पहले लिख दिया स्ट्रॉन्ग बाद में लिख दिया। तो इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि जो मेरी 2680 पे पीक है वो बेसिकली ओ OH की बॉन्ड की वजह से ही है, लेकिन वो ओ OH का बॉन्ड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और बॉन्ड कौन सा है, ओ OH है जिसकी वो पीक आ रही है।
हाशिर जरा माइक खोल के पूछ लो इस तरह सर से। जी, ये आर क्या है? आर अल्काइल ग्रुप को शो करता है क्योंकि इसके तो ये साथ भी क्या हाइड्रोकार्बन है? चेन है। ये क्या हम लिख सकते हैं पूरा कि आर ओ एच है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, जैसा सिर्फ इसमें लिखा है आर वैसा ओ एच एज इट इज लिख लिखेंगे, सकते उसके दो चीजें है ना, तो कौन सा सही हो। लिखे पीछे? हाइड्रोजन देखो, जो तुम्हारे जो हमने सिलेक्ट किया है ना वो वैल्यू थी 3350 वाली, और 3350 की रीडिंग जो किसके बीच में आ रही है, 3200 से 3600 तक, दूसरे वाले के बीच में आ रही है ना, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल लिखोगे। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल लिखेंगे वर्ड्स में? आर ओ एच लिख दो, आप सिर्फ ओ एच भी लिख दो, उसने कहा है कि फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो फंक्शनल ग्रुप ओ एच है, और बॉन्ड क्या है वो भी ओ एच है, तो अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन पीछे बॉन्डेड वाले का भी अल्कोहल लिख OH है। दोगे तो भी सही है। अगर सिर्फ आप गलती से ओ एच लिख के आ जाओगे तो भी सही है, कोई मसला नहीं है उसमें। सर लेकिन दो ऐसी चीज है इसके अंदर OH का बॉन्ड है, तो फिर कैसे पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं? पी हमारी जो अल्कोहल से। एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू थी ना, वो थी 3350, तो 3350 की जो वैल्यू आ रही है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल की आ रही है। सही है, तो आपको लिखना क्या चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल। लेकिन मैं ये कह वर्ड रहा हूँ कि वो एक्सेप्ट कर लेता है तुम्हारा आंसर अगर तुम सिर्फ ओ एच लिख के आ जाओ तो। वर्ड्स लेकिन में तुम्हें लिखे पता हम है, इसमें, ताकि वर्ड्स में डिफरेंशिएट भी हो। लिख सकते हो और फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, जो तुम्हारा यहाँ पे डाटा बुकलेट में वर्ड लिखा हुआ है ना वो एग्जैक्टली ले जाके लिख सकते हो, क्योंकि डाटा बुकलेट दी उसी ने है ना हमें। सही है, ये क्लियर दोनों में हुआ? OH हो रहा है, फ्री अल्कोहल और H बॉन्डेड अल्कोहल में। दोनों में ओ एच है। इसलिए कह रहा हूँ वर्ड्स में लिख दे, वही बेहतर हो जाएगा। हाँ वर्ड्स में लिख दो, कोई मसला नहीं है। चलें आगे। अच्छा, 2680 पे हमने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आ रहा है। सही है, और बॉन्ड ओएच का ही है, ओएच वाले बॉन्ड की ही वजह से पीक आ रही है, लेकिन वो वाला ओएच का बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक के साथ ज्वाइंट है उसकी वजह से आ रही है। तो आपने इसमें फंक्शनल ग्रुप जो लिखना है टेबल में वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक है, तो फंक्शनल ग्रुप आप कार्बोक्सिलिक लिखोगे, C OOH, और बॉन्ड जो है वो OH ही है। सही है। अच्छा, जो तीसरी एब्जॉर्प्शन है वो 1725 पे, और जो पीक की अपीयरेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगेन डेटा बुकलेट पे आ जाओ। 1725 की वैल्यू अगर तुम यहां से ढूंढो तो 1725 तुम्हें देखो किन रेंज के बीच में मिलेगा। एक तो यहाँ मिल रहा है 1725, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। सही है। अच्छा, उसके अलावा 1725 तुम्हें ये ऊपर भी मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, मतलब एस्टर के साथ भी मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी मिल रहा है। इसी तरह कीटोन्स एंड एल्डिहाइड में भी तुम्हारे पास 1725 आ रहा है ना बीच में, वन, हाँ 1725 यहाँ पे भी आ जाएगा तुम्हारे पास। और इसने देखो जो वैल्यूज दी हुई है ना, जो अपेयरेंस दी हुई है पीक की, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग, तो ये सारी स्ट्रॉन्ग है, एस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अब इसमें से तुम्हें कौन सी सिलेक्ट करनी है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप अब कार्बोक्सिलिक है या कीटोन है या एल्डिहाइड है या एस्टर है। बॉन्ड तो तुम्हें समझ आ गया कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो तुम्हें पता है कि वो कार्बोक्सिलिक के साथ भी होता है, वो एस्टर के साथ भी होता है, वो कीटोन के साथ भी होता है, और वो एल्डिहाइड के साथ भी होता है। सही है। तो इसमें से देखो तुम्हें कौन सा सिलेक्ट करना है। अब तुमने नीचे अभी क्या सिलेक्ट किया, देखो ये एनालिटिकल टेक्निक्स ऐसा नहीं होता कि बस तुमने जो दिखा वो लगा लिया। अब यहाँ पे जो केमिकल एनालिस्ट होते हैं वो पे देखते भी हैं कि यार मैंने नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखो इसने दिया भी ऑर्डर में है तुम्हें। जब तुमने ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट कर चुके हो वो एक बार, और तुमने अल्कोहल भी सिलेक्ट कर लिया है एक, तो इस मॉलिक्यूल में मतलब एक अल्कोहल है, जो OH जो OH बॉन्ड जो है ना वो अल्कोहल की वजह से, तो जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा वो तो OH अलग से ही होगा ना। और फिर तुमने दूसरी वाली वेरी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग के अपीयरेंस से तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है। तो तीन ऑक्सीजन थे इस मॉलिक्यूल में, तो तीन ऑक्सीजन तो तुमने लगा दिए। अब अगर तुम कीटोन और एल्डिहाइड सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि एक नया ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर कीटोन और एल्डिहाइड की वजह से होना है तो एक नया ऑक्सीजन, मतलब चार ऑक्सीजन होने चाहिए। लेकिन
तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है कि 4 ऑक्सीजन तो नहीं है तुम्हारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन है। अगर तुम एस्टर की वजह से सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि एस्टर का एक अलग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो उसकी वजह से 2 ऑक्सीजन और आ जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में है ही 3 ऑक्सीजन। तो तुम पे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की पीक है वो इस सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से आ रही है, जो कि ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड एक है। ऐसा नहीं है कि अब एक और कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो रिक्वायरमेंट है ऊपर वाले पार्ट में तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो आपने ये जो पीक सिलेक्ट करनी है वो कार्बोक्सिलिक की वजह से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड डिसाइड कर चुके हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो पीक होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से होगी, वो कीटोन, एल्डिहाइड या एस्टर की वजह से नहीं हो सकती। समझ आई बात? सर फिर रिपीट करें। देखो तुमने अभी जो 2 पीक्स डिसाइड करी हैं, जो यहाँ पे डिसाइड करी हैं, उसमें तुमने बोला कि एक फंक्शनल रह ग्रुप रहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सही है। एक फंक्शनल ग्रुप तुमने बोला OH है। अब ये नहीं पता कि मुझे OH अभी कहाँ लगा हुआ है, वो फिर NMR से हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो तुमने एक फंक्शनल ग्रुप OH डिसाइड किया हुआ है, कार्बोक्सिलिक डिसाइड किया हुआ है। अब अगर तुम्हें वहां पे अगर एस्टर लगाना है तो एस्टर लगाने का मतलब क्या है कि मैं इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन और बढ़ा दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला ना ऊपर वाले पार्ट में कि 3 ऑक्सीजन है, तो मतलब जी। एस्टर तो नहीं हो सकता ये। अगर कीटोन और एल्डिहाइड तुम कह रहे हो कि फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए तो भी 1 ऑक्सीजन और आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड की वजह से भी नहीं हो सकती। मतलब ये जो पीक आ रही है 1725, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से ही आ रही है, ये तो कंफर्म हो गया ना मुझे, क्योंकि ये जिस रेंज में लाई कर रही है वो, जब मैं डेटा बुकलेट से देख रहा हूँ तो वो रेंज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की 3 जगहों पे आ रही है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो ये कीटोन और एल्डिहाइड की वजह से भी हो सकती है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से भी हो सकती है, एस्टर की वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँ? अगर मैं कीटोन और एल्डिहाइड सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक नया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा कीटोन फंक्शन ग्रुप का। वो मैं नहीं बना सकता, रीजन क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन डिसाइड कर चुका हूँ कि एक कार्बोक्सिलिक और एक एल्कोहल मैंने नीचे जो डिसाइड करा है ना ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देख के, तो मैं ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन तो अपने डिसाइड कर चुका हूँ ना। अब अगर मैं कीटोन लगाता हूँ तो मुझे एक और ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल। अगर मैं एस्टर लगाता हूँ तो मुझे 2 मजीद ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे मॉलिक्यूल में जो मैंने नीचे डिसाइड किया वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये जो पीक हमारे पास जो थर्ड पीक जो वो बता रहा है वो किसकी वजह से आ रही होगी? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से तो आ रही होगी, लेकिन वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होना चाहिए। ओके। सही। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड हमारा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये है, और किस फंक्शनल ग्रुप में होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो दैट्स हाउ वी यूज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन से फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो स्ट्रक्चर तो अभी भी मुझे नहीं पता ना, मुझे ये पता है 3 कार्बन है और एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल है। तो आप ये भी यूं भी बना सकते हो उसको, और OH जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा लो। आप यूं भी बना सकते हो कि OH जो है वो लेट्स से लास्ट कार्बन पे लगा हुआ है। अभी ये तो नहीं पता ना कि किस तरह से क्या है, तो उसके लिए फिर अभी NMR यूज करवाएगा, प्रोटॉन NMR। अब इस प्रोटॉन NMR को समझो, ये क्या है कि वो कह रहा है F was dissolved in deuterated ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये जो हमारे पास ड्यूटेरेटेड ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये बेसिकली क्या है कि इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन जो लगा हुआ है ना उसका जो आइसोटोप है वो ड्यूटेरियम है। मतलब प्रोटॉन मास नंबर 2 वाला है हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो ये हम लोग हमेशा ना इसके अंदर डाल के ही इसको करवाते हैं, ताकि इसकी एक रेफरेंस पीक आए हमारे पास। ये जो हमारे पास 0 पे पीक होती है ना वो इसकी वजह से होती है। या तो हम ये भी लेते हैं या टेट्रामिथाइल जाइलीन भी लेते हैं, तो हमेशा वो किसी सॉल्वेंट में डाल के उसको एब्जॉर्ब कराएगा। अगर मैं अपनी मर्जी से किसी चीज में डाल दूंगा ना उसको, तो उसकी भी एक नई पीक आ जाएगी, और वो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये मेरे मॉलिक्यूल की वजह से पीक्स आ रही हैं या फिर मैंने जिस सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व करवाया है उसकी पीक है।
तो हम किसी ऐसे सॉल्वेंट को यूज करते हैं जिसकी पीक जो हो वो हमें ऑलरेडी पता होगी ये उसकी पीक है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करें कि जिसकी पीक 0 पे आए, और रिलेटिव टू दैट फिर हम बाकी सारी पीक्स मेजर करेंगे। और 0 वैल्यू क्या है? ये पार्ट्स पर मिलियन। इस चीज को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। तो सॉल्वेंट हम ऐसा लेते हैं जिसका केमिकल शिफ्ट जो है वो 0 पे आ रहा हो। अच्छा, आगे इसमें देखो, तो इसमें जो हमें पीक्स दिख रही है ना, बेसिकली हर एक पीक जो है ना वो डिफरेंट इन्वायरमेंट को शो कर रही है। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट स्टडी किए थे कि प्रोटॉन के इन्वायरमेंट क्या होते हैं। अगर मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से मैं कहूँ कि मेरे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक ये है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। तो जो हमारे पास पहले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए ना, तो वो इन सबका एक ही इन्वायरमेंट है, ठीक है। और जो इसके बराबर वाला कार्बन है उस पे जो प्रोटॉन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन या प्रोटॉन में एक ही मतलब है इसका, मैं प्रोटॉन भी बोलूंगा और उसको हाइड्रोजन भी बोलूंगा, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो उसके साथ जो नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका एक अलग इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि उसके अगर मैं पड़ोसी देखूं, नेबर देखूं, तो उसका नेबर अलग है। मतलब इसके जो जिसपे मैंने बी लिखा है उसके जो नेबर है लेफ्ट पे वो ये वाला है और राइट पे ये वाला है, और ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो इस हाइड्रोजन के नेबर बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं पहले कार्बन पे जो मैंने हाइड्रोजन लिखे हैं ना, प्रोटॉन जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, तो चाहे मैं इस वाले हाइड्रोजन को देखूं, चाहे इस वाले को, चाहे नीचे वाले को, तो उनके जो पड़ोसी है ना वो सारे सेम है। तो ये सारे के सारे मतलब समझ लो एक ही घर में रह रहे हैं, और ये उनका एक ही इन्वायरमेंट है, लेकिन उनके बराबर में एक ही इन्वायरमेंट मिल रहा है। लेकिन देखो सेकंड कार्बन पे जो दो प्रोटॉन लगे हुए हैं ना, जो नीचे लगा हुआ है उसके देखो नेबर्स बिल्कुल डिफरेंट है। और जो OH के साथ प्रोटॉन लगा हुआ है ऑब्वियसली उसका नेबर जो है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि उसके नेबर में ऑक्सीजन आ रहा है, बाकी किसी प्रोटॉन के नेबर के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन है ही नहीं। तो एक इन्वायरमेंट ये C वाला हो जाएगा, एक B वाला हो जाएगा, और एक A वाला हो जाएगा। अगर किसी ने इन्वायरमेंट वाली क्लास नहीं ली है तो मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है जिसमें हमने कुछ 15 से 20 मॉलिक्यूल इस तरह से डिस्कस किए थे, उनके डिफरेंट इन्वायरमेंट डिस्कस किए थे। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा फिर, ये जो कार्बोक्सिलिक के साथ जो OH है उस पे H लगा हुआ है, तो इसका ये इन्वायरमेंट होगा। तो इसमें टोटल इन्वायरमेंट ABCD 4 प्रोटॉन के इन्वायरमेंट आ रहे हैं, तो 4 पीक्स आनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन के साथ मैं इस तरह बनाऊं कि मैंने कार्बोक्सिलिक लगाया यहाँ पे, और OH जो है मैंने ना यहाँ पे आखिरी वाले कार्बन पे लगा दिया, तो इसके साथ 2 H आएंगे। इसका फॉर्मूला भी C3H6O3 बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई करूं, तो जो OH के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका एक अपना इन्वायरमेंट है, जो सेकंड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन दोनों हाइड्रोजन का एक ही इन्वायरमेंट है, लेकिन OH वाले हाइड्रोजन से अलग है। इसी तरह जो मैं थर्ड वाला जो सॉरी सेकंड वाला जो कार्बन है, पहला तो ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला जो कार्बन है उसके इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसके नेबर में सेकंड वाले कार्बन के साथ जो प्रोटॉन लगे हैं उनका नेबर डिफरेंट है, और जो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ प्रोटॉन लगे हुए हैं उनके नेबर डिफरेंट है। तो इसके जो सेकंड वाला कार्बन है उसके इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनको मैंने C और C कह दिया। और जो आखिर में कार्बोक्सिलिक वाला है उसके इन्वायरमेंट भी डिफरेंट है, उसको लेट से मैंने D कह दिया। तो इसमें भी ABCD 4 तरह के इन्वायरमेंट आ रहे हैं। अब मैं पीक्स को देख के डिसाइड करूंगा बेसिकली कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि वाकई इसमें हमारे पास है। अब ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर तो है, लेकिन वाकई में कौन सा आइसोमर है तो वो हमें NMR बताएगा। और किस तरह से NMR को फिर हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके पास 4 पीक्स हैं। अब 4 पीक्स में हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट दिया हुआ है, अब ये भी जो है ना केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज में डाटा बुकलेट से देखूंगा कि किस चीज की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, जैसे मैं केमिकल शिफ्ट 4 पे वैल्यू देखूं, तो यहाँ पे पीक देखो 4 उसमें डिवाइड हुई हुई है। 4 उसमें डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये जिस प्रोटॉन की पीक है उसके जो नेबरिंग में कार्बन लगे हुए ना, तो उनके नेबरिंग में जो हाइड्रोजन होंगे वो 3 होंगे। अब ये चीज तुम्हें मैं समझाता हूँ कर करके, इस तरह से समझ नहीं आएगी। डाटा बुकलेट भी हमें साथ में यूज करनी है।
तो देखो ये मेरे पास है टिपिकल प्रोटॉन एनएमआर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। प्रोटॉन एनएमआर कर रहे हैं ना हम अभी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ तो ऊपर के लिए प्रोटॉन एनएमआर है, इसलिए क्वेश्चन में देखोगे ना तो हमारे पास दो तरह के एनएमआर होते हैं, प्रोटॉन एनएमआर होता है और कार्बन एनएमआर होता है। तो प्रोटॉन एनएमआर के लिए मैं प्रोटॉन एनएमआर का यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ होगा, जैसे ये लिखा हुआ ना, जैसे प्रोटॉन एनएमआर, तो मैं प्रोटॉन एनएमआर वाला टेबल यूज करूंगा। इसमें अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ना, 13 पे तो नहीं है, 13 से थोड़ा सा पहले है। तो उसने तुम्हारे लिए आसानी क्या कर दी है, उसने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तुमने बता दी कि 1.4 पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, और एक 3.9 पे, 4.7 पे, 12.9 पे। तो अगर मैं लेट्स से 1.4 ये वाला जो है, तो 1.4 पे ये जो सबसे बड़ी पीक है ना वो 1.4 पे होगी। जितनी पीक बड़ी होगी उसका हम कहेंगे कि उतनी ज्यादा उसके प्रोटॉन्स है उस एनवायरमेंट में। मतलब जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो जो पहले वाले मॉलिक्यूल में मैं देखूं तो कार्बन 1 जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। मतलब इन्वायरमेंट ए वाले हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, बाकी इन्वायरमेंट बी वाला हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है, इन्वायरमेंट सी वाला भी मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है, और इन्वायरमेंट डी वाला भी मेरे पास एक ही हाइड्रोजन है। तो जो इन्वायरमेंट ए वाले हैं 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी पीक सबसे बड़ी आएगी। अच्छा, इसकी पीक में स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, वो कौन सी चीज डिसाइड करेगी, कि इन्वायरमेंट ए वाले जो हाइड्रोजन है उनकी पीक आएगी तो सबसे बड़ी, लेकिन क्या उनकी पीक स्प्लिट हुई हुई होगी या नहीं हुई हुई होगी, वो डिसाइड करेगा उनके बराबर वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन लगे हैं। अगर उनके बराबर वाले कार्बन के साथ एक प्रोटॉन है, तो उसकी पीक जो है वो n+1 में स्प्लिट हो जाएगी। एक है तो 1+1 2 में स्प्लिट हो जाएगी, और वो पीक जो है वो 2 में स्प्लिट होके तो जिस तरह से बनेगी। अगर बराबर में 2 प्रोटॉन है तो वो पीक जो है वो 3 में स्प्लिट हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन्वायरमेंट बी वाला जो प्रोटॉन है उसकी मैं बात करूं, तो उसके बराबर में देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो अलग बात है। कार्बन टू कार्बन अगर मैं देखूं ना, तो इस जो प्रोटॉन बी है मेरा, उसके बराबर में जो प्रोटॉन लगे हुए हैं ए वाले वो 3 है। तो जो प्रोटॉन बी की जो मेरी पीक होगी ना वो किस में स्प्लिट हो जाएगी, n+1 में, 3+1 यानी कि 4, 4 हिस्सों में पीक डिवाइड हुई हुई होगी। और 4 हिस्सों में जब पीक डिवाइड होती है ना, तो इस तरह से कुछ पीक्स बनती हैं, दो छोटी आगे पीछे और बीच में दो इक्वल। अब जरा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं देखना। अब उसने पहली वैल्यू मुझे दी हुई है केमिकल शिफ्ट की 1.4 पे। तो मैं डाटा बुकलेट पे जाऊंगा पहले। तो तुमने देखना है कि 1.4 पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो एक तो सबसे बड़ी है, उसका रिलेटिव पीक एरिया जो है वो सबसे बड़ा है। अच्छा जी, सेकेंडली वो उसकी स्प्लिटिंग 2 में हुई हुई है। तो पहले तो मैं ये देख लूं कि 1.4 पे वो आखिर डाटा बुकलेट क्या कह रही है, क्या क्या 1.4। अब इस डाटा बुकलेट को बड़ा ध्यान से देखना है कि इसमें जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी हुई है ना तुम्हें ऊपर, यहाँ पे क्या करें, सबसे ऊपर राइट, लास्ट में राइट कॉलम जो है, तो इसमें तुमने 1.4 की वैल्यू आइडेंटिफाई करो तो वो तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेगी। 1.4 तुम्हारा ये पहला इसमें आएगा, 1.4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1.4 की रेंज तुम्हारे कहाँ कहाँ मिलेगी सब में देख लो। एक इसमें मिलेगी एल्काइल अमाइन जिसमें नाइट्रोजन है। अच्छा, उसके अलावा 1.4 और किसी में नहीं है। तो ये जो नीचे मुझे मिल रही है ना एल्काइल अमाइन में, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, अब मैं ये क्वेश्चन ऊपर से करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे एफ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये जो है एल्काइल अमाइन की नहीं है। तो फिर ये बचा क्या मेरे पास 1.4, और रेंज कहाँ आ रही थी, एल्केन में आ रही थी। मतलब एल्केन में 3 चीजें पॉसिबल हैं, या तो कार्बन, देखो पहला लिखा हुआ है CH3, CH3 का क्या मतलब है कि ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। या फिर CH2, CH2 का क्या मतलब है कि जैसे एक कार्बन एल्केन में बीच में आ रहा है ना, एक ही साथ बना दो, तो CH2 की वजह से जो पीक आएगी उसकी वैल्यू भी वही होगी, मतलब ये वाली। और जो CH3 की वजह से पीक आएगी उसकी भी रेंज जो है 0.9 से 1.7 के बीच में होगी। और फिर एक लिखा हुआ है ग्रेटर देन CH। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि CH कब हो सकता है हमारे पास, मतलब एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हो और कुछ ना हो, तो उसके साथ फिर कोई अगर कोई और चीज लगी हुई है, कोई हैलोजन लगा हुआ है या कुछ और लगा हुआ है,
तो हाइड्रोजन अगर उसमें सिर्फ एक है तो उसकी भी पीक जो है वो 0.9 से 1.7 के बीच में आएगी, और लेकिन ये होंगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली, क्योंकि इसमें एल्केन लिखा हुआ है ना, तो मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, मैंने डिसाइड क्या करना है, मैंने ये डिसाइड करना है कि अब ये CH3 है या CH2 है या CH है। अब मैं तीनों तो नहीं लिख सकता। अब देखो, अगर ये CH3 है तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 3 है। अगर ये CH2 है तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर ये सिर्फ CH है तो इसके पास प्रोटॉन जो होगा, हाइड्रोजन जो होगा, वो 1 होगा। मतलब यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मैं इसमें से कौन सा लिखूंगा, CH3 लिखूंगा या CH2 के लिए लिखूंगा या CH के लिए लिखूंगा? तो जब मैं पीक देख रहा हूँ तो ये पीक जो है वो सबसे बड़ी है इस पूरे मॉलिक्यूल की, में जितनी भी पीक्स आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें प्रोटॉन जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। मतलब 3 कार्बन अगर मेरे आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी तरह, उसमें एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है मेरे पास, एक OH भी आ रहा है, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं किसी भी कार्बन के ऊपर? तो वो ये 3 लग सकते हैं। सही है। अगर मैं OH यहाँ लगा दूं तो मैक्सिमम हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं OH सेकंड कार्बन पे लगा दूं तो लेफ्ट वाले कार्बन पे, जो फर्स्ट वाला कार्बन है, उस पे मैक्सिमम हाइड्रोजन 3 लग सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेरा रिलेटिव पीक एरिया आ रहा है, तो मैं इसमें CH3 सिलेक्ट करूंगा। रीजन, क्योंकि जो पीक है ये सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची होने का मतलब क्या है कि इसमें 3 प्रोटॉन होंगे। अब अगर तुम बोलोगे भाई जरूरी थोड़ी है कि ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप सही एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो OH है वो लेट से लास्ट वाले कार्बन पे लगा हुआ हो। तो अब तो कोई ऐसा इसमें कार्बन है ही नहीं जिसके पास 3 प्रोटॉन हो, 2 प्रोटॉन वाला भी है। तो हमारे पास 2 प्रोटॉन वाले कार्बन जो CH2 है ना, वो 2 एग्जिस्ट करेंगे। जब 2 CH2 एग्जिस्ट करेंगे तो 2 पीक ऐसी होनी चाहिए ना, अब क्योंकि इनके इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हमारे पास 2 पीक ऐसी होनी चाहिए जो कि इक्वल हाइट की होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी 2 पीक्स नहीं है जो इक्वल हाइट है। ये जो है ना, ये एक ही पीक है। ये बनाने का तरीका ये है इसका, ये यूं करके बनी हुई है देखो। और ये बिल्कुल इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखो ना, तो ये बेसिकली यहाँ पे देखो, ये 2 डिफरेंट पीक नहीं है, ये एक ही पीक है जो कि डिवाइड हुई हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही, या तो CH3 की वजह से या CH2 की वजह से या CH की वजह से, ये 2 CH2 की मिला के 2 पीक्स नहीं है, ये एक ही एनवायरमेंट वाली पीक्स हैं। तो ये CH3 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है क्योंकि इसका जो रिलेटिव एरिया होगा वो सबसे बड़ा होगा, CH2 की वजह से नहीं हो सकती। तो अब देखो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल भी पता चलता जा रहा है कि इसमें जो OH लगा हुआ होगा, वो OH जो है वो लास्ट वाले कार्बन पे नहीं लगा हुआ होगा, वो मिडिल वाले कार्बन पे लगा हुआ होगा, ताकि एक कार्बन मेरा ऐसा है जिसके पास एटलीस्ट 3 प्रोटॉन उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। कुछ कुछ समझ आया? मिटा दूं ये जो सब गंदगी हो गई है यहाँ पे? अच्छा, अब रिलेटिव पीक एरिया क्या होगा? देखो, रिलेटिव पीक एरिया, अब तुम्हारे पास इनके जो हाइट्स है ना, उनकी हाइट लेके रेशियो भी ले सकते हो। हाइट सिंपल कैसे लोगे तुम? स्केल लो, स्केल से देख लो कि भाई इसकी लेंथ कितनी है और बाकी की लेंथ कितनी है। तो इस तरह भी कर सकते हो कि इसकी आई 1 2 3 4 5 6। जी। अब इसे पूछ रहा था कि जो ऊपर जो जो है इसके अंदर 1 और 2 के बीच में ये क्या बोलते हैं, डबलेट पीक वो स्प्लिटिंग है। हाँ, दिस इज डबलेट। ये भी आगे बताना है कि जो 2 पीक्स की स्प्लिटिंग 2 में हो रही होती है उसको हम डबलेट कहते हैं। जिसकी एक तो कुछ नहीं कहते, सिंगलेट कहते हैं एक को। मतलब जो एक है ना वो सिंगलेट कहलाती है, तो जो 2 में डिवाइड हो रही होती है उसको डबलेट कहते हैं, जो 3 में डिवाइड हो रही होती है उसको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रिपलेट तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास। जो 4 में डिवाइड हो रही होती है उसको फिर क्वाड्रपलेट कहते हैं। अच्छा, रिलेटिव पीक एरिया इसका क्या लिखेंगे हम? इसका रिलेटिव पीक एरिया जो हमारा बनेगा ना, वो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के हिसाब से बनेगा। तो इसमें हमारे पास जो इसकी जो हाइट बन रही है ना वो सबसे बड़ी है। अब फिर बाकी की हाइट जो देखो नियरली कांस्टेंट आ रही है, तो रिलेटिव पीक एरिया वैसे तो 3 बनेगा, लेकिन अगर अभी ये समझ नहीं आ रहा तो ये आगे आगे समझ आ जाएगा कि इसका रिलेटिव पीक एरिया 3 क्यों बन रहा है।
मैं चलता हूँ दूसरी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे जो कि 3.9 है। अब 3.9 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तुम जाके डाटा बुकलेट में ढूंढोगे कि कहाँ पे आ रही है। तो 3.9 अब आपने हंट करना है यार। एक तो बड़ा डाटा बुकलेट अगर सामने रख लो तो थोड़ा आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। अच्छा 3.9 हमारे पास एक तो क्या कहते हैं यहाँ पे आ रही है, और 3.9 रेंज में हमारे पास यहाँ पे भी देखो जो अल्कोहल है यहाँ पे भी 3.9 ही आएगा ना। 0.5 से 6 का मतलब 3.9 के मिडिल में आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे एराइल अमाइन बेंजीन। अब ये वाला जो एराइल अमाइन वाला है 3.9, अब तुम्हें पता है कि बेंजीन रिंग तो था ही नहीं है। बेंजीन रिंग होता तो 6 कार्बन तो होने थे एटलीस्ट। अब वो कार्बन ही 3 है तो ये वाली तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा कि ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद बचा अल्कोहल। हाँ अल्कोहल वाली बिल्कुल हो सकती है, 3.9 वाली क्यों नहीं हो सकती। और एक हमारे पास बचा है ये अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा अब 3.9 की जो हमारे पास पीक आ रही है ना, उस पीक की जो हाइट है वो देखो कम है, लेकिन वो जो डिवाइड हुई है ना, वो डिवाइड हुई है 4 में। 4 में डिवाइड होने का मतलब क्या है कि उसके बराबर में जो हमारे पास कार्बन होगा उस पे जो है एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन होना मस्ट है, तभी तो वो 4 में डिवाइड होगी। ठीक है, मतलब ये जो 3.9 वाली पीक है वो उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, लेकिन उसके बराबर में जो भी चीज लगी हुई है ना, उस कार्बन पे जो है वो एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन होना मस्ट है, तभी तो ये 4 में डिवाइड होगा। तो अब अगर मैं डाटा बुकलेट में देखूं तो अगर मेरे पास ये OH है तो इसका यहाँ पे जो R होना चाहिए वो उस, जैसे मैंने यहाँ पे OH लिखा हुआ है तो इसके पास जो है वो एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा तो वो तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अच्छा अब अगर मैं ये वाली अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो तो इसमें ये है कुछ ना कुछ OH वाला पार्ट जरूर है इसमें, लेकिन मैं जो देखना चाह रहा हूँ ना कि उसके बराबर में क्या है, तो उसके बराबर में ऐसा कार्बन हो जिसके पास 3 हाइड्रोजन हो। सिंपल। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन हो वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरी 3.9 इसके बीच में भी आ रही है। तो मतलब ये जो मेरी पीक आ रही है ना वो CH3O की वजह से आ रही है। अब CH3O के साथ आगे क्या होगा, OH ही होगा। लेकिन पीक की जो डिवाइडिंग हुई है, स्प्लिटिंग हुई है, उस स्प्लिटिंग को देखते हुए मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा CH3O, ताकि मैं ये चीज को जस्टिफाई कर सकूं कि इसकी जो स्प्लिटिंग 4 में हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर में जो कार्बन लगा है उस पर 3 प्रोटॉन होने चाहिए, क्योंकि 3+1 फिर 4 होगा। समझ आई बात। तो दिस मस्ट बी दिस सी, ये बना हुआ है CH3O। अच्छा इसकी जो पीक का एरिया है वो ऑब्वियसली छोटा है इस वाली से, इसको मैंने 3 लिया है तो ये देखो 3:1 का रेशियो बन रहा है। लेकिन अगर तुम्हें एरिया अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं है। एरिया बेसिकली हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। अब ये जो O आया होगा वो OH की वजह से आया है ना, ये प्रोटॉन है तो ही आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोई पीक नहीं आएगी प्रोटॉन NMR में। प्रोटॉन NMR में जो सिर्फ पीक्स आ रही है वो प्रोटॉन की यानी हाइड्रोजन की वजह से ही आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि OH के साथ एक ही प्रोटॉन होगा, इसलिए मैं इसका रिलेटिव एरिया 1 लिखूंगा। और जो ऊपर वाला था उसके साथ प्रोटॉन 3 थे तो इसलिए इसका रिलेटिव एरिया मैंने 3 लिखा था। सर जो रिलेटिव पीक जी एरिया है फिर वो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बता सकता है कि हाइड्रोजन कितने हैं? एग्जैक्टली रिलेटिव पीक एरिया तुम ऐसे ही बताओगे, स्केल से मेजर ना भी करो तो ज्यादा बेटर ये होता है कि तुम नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख के बताओ। अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ना असल में ये मुश्किल क्वेश्चन था इसलिए मैंने सिलेक्ट करा। ज्यादातर क्वेश्चन में ना वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है ना ऊपर लिख के दे देता है तुम्हें, जब उसका आसान क्वेश्चन बनाने का मूड होता है ना, तो इस तरह से वो लिख देता है कि इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसने नहीं लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन इस वजह से मुश्किल बना हुआ है।
सही है, तो आगे जब बढ़े। बस वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख दें। नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख दो, बिल्कुल। अब CH3O जो है, तुम बोलोगे कि इसमें तो प्रोटॉन ही नहीं है, तुम बोलोगे कि CH3 के साथ 3 प्रोटॉन है, तो तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो पीक आ रही है वो CH3 की वजह से तो पीक आ चुकी है। ये जो 3.9 पीक आ रही है CH3 के साथ जो O है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली कोई प्रोटॉन है, उसकी वजह से पीक आ रही है। और ऑक्सीजन के साथ अगर एक ऑक्सीजन ने CH3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो एक ही प्रोटॉन के साथ फिर बॉन्ड बना सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड से ज्यादा बनाएगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे। चलें आगे। आसान पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 4.7 पे चलते हैं। अब 4.7 पे जो पीक आई हुई है वो ये वाली है। अभी सिंगलेट है। सिंगलेट मतलब होने का क्या है कि इसके बराबर में जो कार्बन है, देखो, अब CH3 मैंने क्यों बराबर में सिलेक्ट किया था, क्योंकि पहले वाले 3.9 में मुझे स्प्लिटिंग चाहिए थी 4 की, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अब ये जो जी रिलेटिव पीक एरिया कभी ये तो नहीं आता कि हम लोग को स्केल से मेजर करके आना है, हमेशा वही हो जाता है ना, जितने हाइड्रोजन है। देखो, कुछ क्वेश्चंस में आपको जो है ना रिलेटिव पीक एरिया से उसने ना स्केल से मेजर करने के लिए निकाला हुआ है। कुछ पुराने क्वेश्चन थे, वो मुझे मिलते हैं तो मैं तुम्हें देता हूँ। उसमें हमें निकालना पड़ता है, लेकिन 99% केसेस में या वो लिख के दे देता है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिसमें नहीं लिख के दे रहा तो उसमें कुछ क्वेश्चन में हमने स्केल से भी निकाला है, और कुछ में ज्यादातर क्वेश्चन में तुम लोग जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन देख के डिसाइड करोगे रिलेटिव पीक एरिया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिटिंग आ रही है। सही है। चलें आगे। अच्छा, अब जो 4.7 है वो सिंगलेट है, मतलब पीक की डिवाइडिंग नहीं हुई भी, स्प्लिटिंग नहीं हुई भी, पीक की स्प्लिटिंग नहीं हुई भी, तो इसका क्या मतलब है कि ये पीक जिस प्रोटॉन की वजह से है, उस प्रोटॉन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, मतलब ये पीक जिसके साथ भी प्रोटॉन लगा हुआ है, उसके नेबरिंग में जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। अगर एक भी हाइड्रोजन होगा ना, तो स्प्लिटिंग जो है वो 2 में हो जाएगी। अब ये इस पीक की स्प्लिटिंग जो है वो 0 है, मतलब एक ही पीक है, सिंगलेट है, तो एन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये जिसके साथ लगा हुआ है उस पे बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। तो ये क्या चीज हो सकती है, अब ये तुम लोग खुद बता दो कि इस पूरे मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक OH फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आ रहा है, तो इसमें ये ऐसी क्या चीज हो सकती है, मतलब ये किस प्रोटॉन की बात कर रहा होगा, ये उस प्रोटॉन की बात कर रहा होगा जो कि या तो OH के साथ लगा हुआ है या कार्बोक्सिलिक के साथ लगा हुआ है। क्योंकि इनके नेबरिंग में देखो तो इनके नेबरिंग में ऑक्सीजन है, उसके साथ कोई प्रोटॉन नहीं है, तो मतलब इनकी जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग हमारे पास, देखो इस कार्बन देखोगे नेबरिंग, तो इसके साथ जो नेबरिंग कार्बन है इसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये स्प्लिटिंग इस प्रोटॉन की करवा ही नहीं सकेगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक वाला जो कार्बन है उस पर 0 प्रोटॉन है, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी नहीं, सिंगलेट बनेगा इसका, एक ही पीक बनेगी, सिंगलेट। लेकिन जो OH वाला है इसके साथ कार्बन के साथ देखो नीचे हाइड्रोजन है ना, तो इस वाले की जो स्प्लिटिंग होगी वो 2 में होगी एटलीस्ट। सही। तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू दी हुई ना, ये दी हुई है 4.7। अब पहले तो तुम 4.7 इसमें ढूंढोगे, तो 4.7 तुम्हें कहाँ कहाँ मिलेगा। 4.7 तुम्हें एक तो यहाँ मिलेगा, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। अब डबल बॉन्ड इसमें है नहीं, क्योंकि जो 6 हाइड्रोजन तुम लगा रहे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगेगा तो एक 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड वाला तो तुम सिलेक्ट नहीं करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। 4.7 तुम्हें और किस रेंज में मिलेगा, इधर मिलेगा फिनॉल के साथ। फिनॉल के साथ लगा होने का मतलब क्या है कि 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग में ही आ जाएंगे, जो कि 6 कार्बन तो है ही नहीं, 3 कार्बन है, तो ये फिनॉल वाला भी नहीं हो सकता। 4.7 तुम्हें और कहाँ मिलेगा, और ये अमाइन में मिलेगा। अगेन अमाइन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेंजीन भी नहीं है इसमें और नाइट्रोजन भी नहीं है। और 4.7 तुम्हें और कहाँ मिल सकता है, यहाँ पे
OH, ये जो OH तुमने ऊपर छोड़ा था, हमने कहा था कि OH है तो इसकी वजह से एक पीक तो आ रही है। ये जो 4.7 तुम्हें ये OH की वजह से मिलेगा। तो ये तो बड़ा क्लियर कट बचा है तुम्हारे पास कि जो पीक है ये OH की वजह से है, और इसके पास जो प्रोटॉन होगा वो एक ही होगा। दिस इज ड्यू टू OH सिंगलेट है, और प्रोटॉन जो होगा वो एक ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है ना। फिर तुम्हारी पीक है 12.9। अच्छा 12.9 की जो पीक है ना, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक पीक है, और वो पीक किस वजह से है, ये तुम्हें ना 12.9 वाली पीक के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ पे नंबर ढूंढो 12.9, तो 12.9 आपको मिलेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक का मिलेगा, ठीक है, उससे ऊपर तो 12.9 किसी रेंज में आ ही नहीं रहा ना, और नीचे 12.9 नीचे भी कहीं नहीं है, तो 12.9 तो तुम्हारे पास रेंज ही एक ही आती है जो कि कार्बोक्सिलिक की आती है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट है कि जो पीक आ रही है, अब प्रोटॉन इसमें कहाँ है, OH में है, लेकिन वो कौन सा OH होगा जो कार्बोक्सिलिक के साथ अटैच्ड होना चाहिए, क्योंकि जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.9, तो 12.9 मेरी लाई एक ही रेंज में कर रही है कार्बोक्सिलिक वाली। इसका क्या मतलब है, 12.9 वाले प्रोटॉन की वजह से जो पीक आएगी वो प्रोटॉन हर हाल में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो ये पीक किसकी आ जाएगी, ड्यू टू टाइप ऑफ प्रोटॉन किसका है, ये कार्बोक्सिलिक वाला, ठीक है, मतलब OH है लेकिन किसके साथ, कार्बोक्सिलिक के साथ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज OH ड्यू टू कार्बोक्सिलिक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, COOH, और इसमें भी एक ही प्रोटॉन है तो इसका एरिया भी 1 आएगा। सही है, ये टेबल फिल किया है हमने, स्ट्रक्चर अभी भी उसने तुमसे मांगा नहीं है। हम लोग बैक ऑफ द माइंड जो है यही सोच में चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं भी समझ आया तो तुमने डाटा बुकलेट देख के सब डिसाइड कर लिया। अच्छा फिर ये कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर द एब्जॉर्प्शन एट 1.4। तो 1.4 पे जो पीक आई है वो ये सबसे बड़ी वाली पीक है, इसमें जो स्प्लिटिंग हुई है ये डबलेट बन रहा है, दिस इज डबलेट, ठीक है। और डबलेट बनने का रीजन क्या होगा, क्योंकि इसका जो नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन होगा दैट मस्ट हैव 1 प्रोटॉन। जब ये जो डबलेट बना है कि n+1 जो है वो 2 कब बनेगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, एडजेसेंट कार्बन हैज ओनली 1 हाइड्रोजन या 1 प्रोटॉन। ठीक हुआ, यहाँ तक आगे बढ़े। अच्छा फिर कह रहा है F was dissolved in D2O। D2O क्या है, जैसे वाटर होता है ना H2O, तो अगर मैं प्रोटियम की जगह ड्यूटेरियम ले रही हूँ तो D2O होता है। अच्छा D2O डिसॉल्व करने से क्या होता है, वो लिख भी रहा है कि and the proton NMR of this new solution obtained, two of the absorption in table 1 were not present in this spectrum, which absorption were not present। अच्छा जी, तो देखो जो तुम्हारा OH फंक्शनल ग्रुप होता है ना, चाहे वो कार्बोक्सिलिक के साथ लगा हुआ हो चाहे वो अल्कोहल के साथ लगा हुआ हो, क्योंकि OH जो होता है ना वो तुम्हारा दो ही वजह से लगता है, या तो कार्बोक्सिलिक के साथ या OH के साथ। तो ये जो H होता है ना इसमें से, ये ना आयनाइज होने की कोशिश कर रहा होता है, निकल रहा होता है। तुम्हें पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइज होता है, और कुछ एक्सटेंट तक अल्कोहल भी आयनाइज होते हैं। तो जब तुम D2O डालते हो ना, तो इसमें से जो ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप है वो जाता है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग जाता है। और जब इसकी जगह पे वो खुद लग जाएगा तो तुम्हारे पास NMR में प्रोटियम की NMR है, हाइड्रोजन NMR है ना, हाइड्रोजन 1 NMR, ड्यूटेरियम NMR तो नहीं है वो। तो इस NMR में ड्यूटेरियम की वजह से कोई पीक नहीं आती है। तो अगर तो अच्छा ड्यूटेरियम जो है वो हर प्रोटॉन को जाके रिप्लेस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उन हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस करेगा जो कि या तो कार्बोक्सिलिक के साथ हैं या जो अल्कोहल के साथ हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकता। मतलब जो कार्बन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन लगे हुए उनको जाके रिप्लेस नहीं कर सकता, जो एल्डिहाइड के साथ OH C डबल बॉन्ड H लगा हुआ उसको जाके रिप्लेस नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ किस हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस करेगा, जो कार्बोक्सिलिक के साथ है और जो अल्कोहल के साथ है। और जब वो रिप्लेस कर देगा तो NMR में ड्यूटेरियम जब लग जाएगा इसके साथ, तो इसकी पीक कार्बोक्सिलिक की और अल्कोहल की गायब हो जाएगी।
क्योंकि जो प्रोटॉन वन एनएमआर है वो ड्यूटेरियम की पीक पे नहीं काम करता है, वो ड्यूटेरियम की पीक नहीं देता है, बल्कि वो हाइड्रोजन वन प्रोटियम की पीक देता है। पर हम जो प्रोटॉन प्रोटॉन जो चला रहे हैं इतनी देर से, वो बेसिकली प्रोटियम है, ड्यूटेरियम नहीं है। तो हमारे पास इससे देखो और कंफर्मेशन हो जाती है, जब हम मैं ड्यूटेरियम डाल के दोबारा रिपीट करता हूँ एनएमआर, तो अगर कार्बोक्सिलिक की एसिड की वजह से कोई पीक आ रही थी तो वो गायब हो जाएगी, और जैसी वो पीक गायब होगी तो तुम समझ जाओगे कि या तो वो पीक कार्बोक्सिलिक की वजह से थी या वो अल्कोहल की वजह से थी। तो ये डालने से हमें कंफर्मेशन होती है कि क्या कार्बोक्सिलिक या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इसमें है या नहीं। मतलब जो ऊपर हमने काम किया है ना, वो भी इनफ नहीं है कि मैं श्योरिटी से कह सकूं कि भाई सिर्फ कार्बोक्सिलिक ही है, क्या पता ना हो। तो इसको करने से और कंफर्मेशन हो जाती है। तुम्हें याद क्या रखना है कि डिटोरियम D2 हैवी वाटर कहते हैं इसको। हैवी वाटर डालने से अगर कोई पीक गायब होगी तो वो कार्बोक्सिलिक की होगी या अल्कोहल की होगी। तो वो कह रहा है कि डालने से न्यूज टू ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन द टेबल वन वन नॉट प्रेजेंट इन दिस फैक्टर। तो टू ऑब्जर्वेशन जो हमारी कार्बोक्सिलिक की वजह से, जो OH की वजह से और जो कार्बोक्सिलिक की वजह से थी, वो जो गायब हुई है वो 4.7 पर 12.9 पे थी। मतलब ये जो पीक जो है वो गायब हो जाएंगी, 4.7 वाली और 12.9 वाली। तो एब्जॉर्प्शन कौन सी गायब हुई है, 4.7 वाली और 12.9 वाली। समझ आई यहाँ तक बात? जी, पूछना है कुछ? अच्छा, अब फाइनली तुमसे पूछ रहा है कि एफ का स्ट्रक्चर बताओ। अब देखो, दो स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किए थे। एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास, हमने जो साथ साथ करते हुए जो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, तो एक स्ट्रक्चर तो हम कह रहे थे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो एग्जिस्ट करता है, तो वो तो हमें लगाना है। अच्छा, इसमें मजीद कितने कार्बन और हैं हमारे पास? 1 2 3, 3 कार्बन थे ना एफ के अंदर इनिशियली, बिल्कुल रिकॉल करो। तो एफ के अंदर थे हमारे पास 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो यही लगाने होंगे। और कार्बो फंक्शनल ग्रुप देखो क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। और इसमें हमने इन्वायरमेंट से ये पता चला कि कौन सा किसके बराबर में लगा हुआ हो सकता है। तो एक CH3 है, तो मतलब CH3 एग्जिस्ट करता है। अगर CH3 एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि CH3 होना तो मस्ट है। मस्ट एज इन के हमारे पास एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके पास 3 प्रोटॉन तो हो। तो एक कार्बन तो ऐसा मैं बना लूं, तो आखिरी वाले कार्बन को मैं बना सकता हूँ ना जिसपे 3 प्रोटॉन हो। सही है। और उसकी जो स्प्लिटिंग होगी इन तीन की, वो 3 में हो रही होगी। मतलब इनका जो वो आ रहा था, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1.4 पे आ रही थी। और ये हाइड्रोजन ए एनवायरमेंट वाले हैं जो कि 3 होने चाहिए। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, तो वो अब जाहिर है सेकंड कार्बन भी लग सकता है, और मेरे पास कोई जगह ही नहीं है लगाने की। और फिर इसके नीचे एक एच होगा। मतलब मैं स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा, मैं स्ट्रक्चर जो है ना इसका इस तरह से नहीं बना सकता। एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसके स्ट्रक्चर को बनाने की, कि OH मैं यहाँ लगा दूं, तो इसमें मेरे पास कोई ऐसा कार्बन नहीं होगा जिसपे 3 प्रोटॉन हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होगा। समझ आई बात? चलें आगे। ज़ारा, एहसन, हाशिर।
अच्छा अब इसका एक डी पार्ट भी दिया हुआ है। डी पार्ट जो है ना इस क्वेश्चन से बिल्कुल हटकर ही है, अलग ही कुछ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ cycloheptadine C7H10 consists of 7-membered ring with 2 carbon-carbon double bonds. Okay, complete the skeletal formula of the 2 isomers of cycloheptadine. अच्छा, 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तुमने लगाने, तो वो अगर P में मैंने यूं करके लगा दिया, एक ये लगा दिया और लेट से एक ये लगा दिया, तो फिर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके भी आप जो है वो बना सकते हो ना, क्या आइसोमर। तो एक डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो तो ये पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा हमारे पास। सही है। अच्छा, फिर वो कह रहा है आइसोमर PNQ है कार्बन 13 NMR। तो कार्बन 13 NMR भी देखो प्रोटॉन NMR की तरह ही होता है, इसको कल हम पढ़ेंगे। तो इसमें पीक्स जो आ रही होती है वो कार्बन 13 आइसोमर की वजह से आ रही होती है, और उसका पीक्स देखने का तरीका भी समवॉट सेम ही है प्रोटॉन NMR की वजह से। लेकिन कल पहले प्रोटॉन NMR के क्वेश्चंस करो तुम लोग 3-4, ताकि तुम्हारा ये पक्का हो, तो फिर हम कार्बन 13 NMR देखते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ना अभी हम छोड़ रहे हैं।